दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर देने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 8,62,767 पीएम आवास ग्रामीण का निर्माण 31 मार्च तक पूरा करें। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि आवास निर्माण की किस्त यानी कि पैसा उन्हीं लाभार्थियों के खाते में जारी किया जाए जिनका आधार सत्यापन हो गया है। भारत सरकार की तरफ से इन आवासों के लिए 1678 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 31 मार्च से पहले और 6,700 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है और विपक्ष लगातार इसको लेकर के बयानबाजी भी कर रहे हैं। यह ताज़ा बयान मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक और फिर बिहार सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जनगणना का स्वागत है पर पहले सरकार सीमांचल में बसे रोहिंग्या और फिर बांग्लादेशियों को चिन्हित करें। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने अपने बयान में कहा है कि जनगणना हो रही है उसका हम स्वागत करते हैं, पर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमांचल इलाके में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी और फिर पाकिस्तानी बस चुके हैं उन्हें चिन्हित करें ताकि उनकी संख्या ना बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि ऊंची कीमत पर जमीन खरीद करके रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां बस चुके हैं। रामसूरत राय यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी मांग कर डाली है कि जातिगत गणना के साथ ही आर्थिक गणना भी होनी चाहिए। आज कई लोग ऐसे हैं जो पहले गरीब थे पर आज उससे ऊपर उठ चुके हैं। राशन की दुकान पर आज पैसे वाले राशन उठा रहे हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग ने 22 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। ये राशि बांका, मधुबनी और फिर पश्चिमी चंपारण को छोड़ करके बचे हुए 35 जिलों को दी गई है। जब 22 करोड़ रुपए में से इन 35 जिलों की 220 पंचायतों को पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। राशि उपलब्ध कराए जाने की जानकारी अनुसरण पदाधिकारी कल्पना कुमारी सिंह ने सभी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दी गई है। केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में सपोर्ट कंपोनेंट 20-20 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायतों को मिलनी है। जब बिहार के 500 पंचायत भवनों के लिए 100 करोड़ रुपए RGSA में पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार की CEC समिति द्वारा प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत 2022-23 में 494 पंचायतों को 10-10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें से जिन 220 पंचायतों ने 10-10 लाख की राशि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में खर्च कर ली गई है। बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से जिला के पंचायतों को कितने पंचायतों में राशि दी गई है 10 लाख रुपए। तो बात करते हैं कि औरंगाबाद के 20, बेगूसराय की 3, भागलपुर के 4, भोजपुर की 3, बक्सर 6, दरभंगा की 2, गोपालगंज 17, जमुई 6, जहानाबाद 4, कैमूर 17, कटिहार 18, खगड़िया 4, किशनगंज की 6, लखीसराय 1, मधेपुरा 2, मुजफ्फरपुर 8, नालंदा की 3, नवादा की 5, पटना की 2, पूर्णिया की 2, पूर्वी चंपारण की 19, रोहतास की 17, सहरसा की 3, समस्तीपुर की 9, सारण की 1, शेखपुरा की 3, शिवहर की 1, सिवान की 5, सुपौल की 3, सीतामढ़ी की 2, गया की 7 और वैशाली की 2 पंचायतों को 10-10 लाख रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सबसे खतरनाक 5 NH पर ऑनलाइन निगरानी के लिए ऑटोमेटिक कैमरे लगेगा जो कि तेज रफ्तार की गाड़ी के नंबर प्लेट को कैच करेगी ताकि गाड़ी मालिक की पहचान तुरंत हो सके। यह NH पर लगने वाले कैमरों की दूरी एक दूसरे कैमरे से महज किलोमीटर से भी कम होगी ताकि गाड़ी की रफ्तार कितनी भी हो कैमरे की नज़र से बच नहीं सके। यह परिवहन विभाग ने NH पर ऑनलाइन निगरानी करने का पूरा काम बेल्ट्रॉन के सहयोग से करने का निर्णय लिया है। जब बिहार के 5 अधिकारियों को बेंगलुरु के NH और फिर दिल्ली के जमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक का जायजा लेकर के रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा था ताकि इन राज्यों के NH पर किस तरह से गाड़ियों का परिचालन होता है इसका आकलन सही तरीके से कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे हम बड़े हैं और भाव छोड़ना पड़ेगा।
जब मोहन भागवत के इस बयान पर हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप इस्लाम से लोगों को डरा रहे हैं। भारत में मुसलमान सुपीरियर होने का कहाँ क्लेम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहन भागवत डायरेक्ट वार की बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों से क्यों डरते हैं? चीन कब्जा करके बैठा है, उस पर मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? जब मुझे डरा करके दोस्ती करेंगे फिर संविधान क्यों है? ये 2024 के चुनाव की तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोहन भागवत नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। आप भारत के मुसलमानों से क्यों डरते हैं? आप उच्च जाति के हैं या आप आज़ादी के अमृत महोत्सव ऐसे मना रहे हैं? दोस्तों बात करते हैं कि JDU के पूर्व अध्यक्ष और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शोक जताया है। साथ ही कहा कि उनके आपसी मतभेदों के कारण कभी किसी तरह की करवाहट नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर में अस्पताल से एक वीडियो बयान जारी किया है। लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को बड़े भाई के रूप में संदर्भित करते हुए दिवंगत नेता के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कई मौके पर शरद यादव और मैं एक दूसरे से लड़े, लेकिन हमारी असहमति ने कभी भी करवाहट पैदा नहीं की है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ झगड़ने के बाद जदयू से मजबूरी में अलग होकर के शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल बनाया था। इसके बाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद का टिकट दिया गया था और उनकी बेटी सुभाषिनी यादव को पार्टी ने 1 साल बाद विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। इसके बाद 2022 में शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय RJD में कर लिया था। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन दुखद है। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबरों से स्तब्ध एवं मर्माहत हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहां खाद यूरिया की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं, यूरिया खाद को लेकर के राज्य भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आग लगने के कारण पैक्स अध्यक्ष के घर पर रखे 200 बोरा यूरिया जल करके राख हो चुका है। जी हाँ, घटना बिहार के मोतिहारी जिला का है। मोतिहारी जिले के कल्याणपुर प्रखंड के धुर्व पकड़ी गांव के पैक्स अध्यक्ष सरोज सिंह की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार के दिन में पैक्स अध्यक्ष सरोज सिंह के यहाँ 200 बोरा यूरिया खाद आया था। ये जान करके किसानों में खुशी देखने को मिली। उन्हें आशा थी कि कल लोगों को गेहूं में खाद डालने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बुधवार की देर रात्रि करीब 2 बजे खाद रखे घर में आग लग गई, जिसके कारण घर में रखा सारा खाद का बोरा बुरी तरीके से पूरी जल गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार को नए साल पर नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। साल 2023 से इस नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के रक्सौल से पश्चिमी बंगाल की हल्दिया पोर्ट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए DPR तैयार की जा रही है। इसको लेकर के केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दूं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजरेगी। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से नेपाल पोर्ट से पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट की कनेक्टिविटी सीधी हो जाएगी, जिसका लाभ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को सबसे ज़्यादा होगा। इससे लोगों का आवागमन भी सुगम हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया में नीरा से पहली बार तिलकुट बनाई जा रही है। वहीं नीरा से पेड़ा, लड्डू और फिर लाई भी बना करके बेची जा रही है। गया जिले के बोधगया प्रखंड के अंतर्गत इलरा गांव में कुछ परिवार नीरा से तिलकुट बनाने का काम कर रहा है। नीरा को लेकर के सरकार की कई योजनाएं हैं, किंतु अभी तक अधिकांश योजनाएं धरातल पर नहीं है। सरकार ने साल 2016 में पूर्ण शराबबंदी के बाद 2017-18 में नीरा की योजना लाई थी। जी हाँ, मकसद था कि लोग शराब की जगह नीरा का सेवन कर सकेंगे, किंतु नीरा की ना तो बिक्री बढ़ी और ना ही पीने वाले। नतीजतन नीरा के खुलने वाले काउंटर भी कुछ दिनों के अंतराल के बाद बंद हो गए। हालांकि कागजातों पर नीरा की योजना को आज भी चलायमान रखा गया है, किंतु सच्चाई यह है कि बिहार सरकार की जनता को नीरा पिलाने की योजना टाएं फिस हो गई है। इसके बीच नीरा को लेकर के सकारात्मक बात सामने आई है, जब बिहार में अब सबसे पहले गया जिला में नीरा से तिलकुट बनाया जा रहा है। जी हाँ, गया के इलरा में कुछ परिवार नीरा से तिलकुट बना रहा है। वहीं पेड़ा, लाई, लड्डू भी बना रहा है। बड़ी बात यह है कि इसकी मांग बाजारों में भी है। जागरूक और फिर जानने वाले लोग नीरा के तिलकुट और फिर नीरा से बने अन्य मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि जनवरी का महीना किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान किसान पटवन के समय फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए खेतों में खाद डालते हैं, लेकिन बिहार के ज़्यादातर जिले में खाद की किल्लत होने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि खाद के लिए किसानों को आधी रात में जाकर के कतार में खड़े रहना पड़ता है। ऐसे ही एक तस्वीर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से सामने आई है, जहाँ यूरिया लेने के लिए किसानों को थाने में कतार में लगना पड़ रहा है। जहाँ रोहतास जिले में खाद को लेकर के इतनी मारामारी है कि अब किसान उर्वरक वितरण केंद्र के बजाय थाने में कतार में खड़े हो रहे हैं। किसानों को सुबह 3 बजे पहुंचना पड़ रहा है। जहाँ किसान थाने में उस वक्त तक खड़े रहते हैं जब तक कि उनको खाद के लिए पर्ची नहीं मिल जाती है। आपको बता दें कि बिहार के कमोबेश सभी जिलों में खाद की किल्लत है, जिसकी वजह से किसानों को मारपीट करना पड़ रहा है, तो फिर कई बार पुलिस के डंडे भी खाने पड़ रहे हैं। बिहार के कई इलाकों में पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया है। ऐसे में बिगड़ते स्थिति को देखते हुए अब थाना में ही किसानों को उर्वरक के लिए रसीद कटवानी पड़ रही है। ताज़ा मामला बिहार के रोहतास जिले के कराकाट थाने का है, जहाँ सुबह 3 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में महिला और फिर पुरुष किसान कतार में खड़े हैं। जहाँ वहीं बताते हैं कि कई महीनों से किसान यूरिया की किल्लत का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन के कारण आरजेडी ने अपनी दही चूड़ा भोज स्थगित कर दिया है। आज यहाँ राजद की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई है। राजद की ओर से शुक्रवार को कहा गया है कि राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक दुखद निधन के कारण दिनांक 14/1/2023 को राबड़ी आवास पटना में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा भोज स्थगित कर दिया गया है। यह शरद यादव का गुरुवार रात दिल्ली में निधन हुआ। उनके निधन पर राजद सहित कई अन्य दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जहां पटना के राबड़ी आवास में इस साल 3 साल के बाद मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज हो रहा था। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। तैयारी लगभग पूरी हो गई थी। बिहार के सभी विधानमंडल सदस्यों को इसका आमंत्रण दे दिया गया था, लेकिन अब शरद के निधन के कारण अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया है। शरद के निधन पर लालू प्रसाद यादव ने भी शोक जताया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जब वे राजनीति गुमनामी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। उन्होंने सिंगापुर से ही शरद यादव के निधन पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने राजनीति के शुरुआती दिनों को याद किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उनके निधन की दुखद खबर ने मर्माहत कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी आज। सचिवालय में स्थित मंत्रिपरिषद में कक्ष में आयोजित मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी थी। आज इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात 81 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी लंबे समय से बिना सूचना के गायब थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर में किसान अधिग्रहित भूमि पर नए रेट से मुआवजे की मांग को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, जिसको लेकर के सियासत तेज है। कई नेता किसानों से मिलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी चौसा के बनारपुर खेल मैदान में किसानों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि चौसा की किसानों की समस्या का जल्द समाधान निकाला जाए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज चौसा जाकर के किसानों से मिलकर के उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा है कि बक्सर में कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों को जिला प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मुआवजे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करके 300 से अधिक किसानों पर मुकदमा करना अमानवीय है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बक्सर समेत बिहार के किसानों की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। दोस्तों बात वही बिहार के बक्सर से ही है कि बिहार के बक्सर से गुरुवार को बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के काफिले पर गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। सांसद अश्विनी चौबे को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हुए पथराव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बाल बचे। ये घटना बक्सर के बनारपुर गांव में हुई है। आपको बता दूं कि बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट को लेकर के किसान मुआवजे की मांग करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का सवाल है कि आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आए, इस मुद्दे पर क्यों पहल नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों के बीच यूनियन मिनिस्टर के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया है कि मंत्री को पीछे भागना पड़ा। इस बीच वहां मौजूद किसान लोगों ने
उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर जमकर के बरसे, उन्हें खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बिहार में धृतराष्ट्र की सरकार है। उन्होंने कहा कि बनारपुर गांव में पुलिस या जुल्म के शिकार किसान परिवार के परिजनों से मिला, जहां उन्होंने आप बीती सुनाई। नीतीश बाबू की पुलिस अपराधियों को देख करके भाग खड़ी होती है, जहां और किसानों के घर में घुस करके तांडव नृत्य करना अपनी बहादुरी समझती है। जहां पुलिस की बर्बरता निंदनीय है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर के दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि संत शिरोमणि तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस नहीं, मंत्री का बयान नफरती और फिर जहरीला है। श्री रामचरितमानस और फिर उनके चरित्र नायक प्रभु श्री राम सदियों से इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र रहे हैं, मगर नफरती और फिर जहरीला बयान देकर के सामाजिक वातावरण को विषाक्त करने की कोशिश करने वाले मंत्री अविलंब इस्तीफा दें या फिर मुख्यमंत्री उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि रामचरितमानस विश्व साहित्य की उन कृतियों में से एक है जो विभिन्न जातियों के लोगों को समीप लाती है, संहार और अमानुषिकता का विरोध करती है और सामाजिक विषमता को अस्वीकार करती है। जब मानस मानवीय मूल्यों से भरपूर महाकाव्य है जो मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे महान ग्रंथ के बारे में मंत्री का घटिया बयान दुर्भाग्यपूर्ण और फिर पीड़ा पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा है कि मंत्री ने रामचरितमानस के एक दोहे का मनमर्जी तरीके से उल्लेख और फिर व्याख्या करके समाज को बंटवारे और फिर नफरत फैलाने का जो कृत्य प्रयास किया है वे वोट और ध्रुवीकरण की घटिया राजनीति से प्रेरित है। मंत्री का ऐसा प्रयास घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। मंत्री अपने इस बयान से करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगे और फिर नैतिकता के आधार पर अविलंब अपना इस्तीफा दे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में कोहरे के कारण तेल से भरा टैंकर पलट गया। जब टैंकर पलटते ही लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। जब सुगोली थाना क्षेत्र के सिकरहाना पुल से नीचे ये तेल से भरा टैंकर पलटा है। तेल से भरा टैंकर पलटने की वजह से तेल रिसाव की खबर आसपास तक आग की तरह फैल गया। जब फिर क्या था, देखते ही देखते वहां लोगों का हजूम उमड़ गया और लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। दरअसल मोतिहारी में सुगोली थाना क्षेत्र के एविएशन टरबाइन फ्यूल लदा एक तेल टैंकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर से एटीएफ का रिसाव होने लगा और फिर आसपास के ग्रामीणों में उसे लूटने की होड़ लग गई। बताया जा रहा है कि नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन का तेल टैंकर बरौनी से एविएशन टरबाइन फ्यूल लेकर के काठमांडू के लिए निकला था। बीती रात धुंध भी ज़्यादा थी। जब उसी दौरान सुगोली थाना में क्षेत्र में स्थित सिकरहाना नदी के पुल के पास धुंध के कारण सड़क पर भरी गई मिट्टी के कारण टैंकर पलट गया। यह घटना के बाद टैंकर मालिक के मुंशी मौके पर पहुंचे और फिर क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में सर्दी का सितम कहर बरपा रहा है। बर्फीली हवा के साथ कनकनी से लोग परेशान हैं। जहाँ सबसे अधिक परेशान गरीब तबके के दैनिक मजदूरों को हो रहे हैं। जी हाँ, इन सब के बीच मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 17 तारीख तक बिहार में कनकनी के साथ साथ घना कोहरा छाया रहेगा, यानी कि मुसीबत और बढ़ने वाली है। जी हां, पटना मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण की सतह पर धीमी गति से चल रही ठंडी पछुआ और फिर हवा में मौजूद 90 से 100% आर्द्रता के कारण बिहार में कड़ाके की ठंड और फिर कोहरे का दौर अभी भी जारी रहेगा। 48 घंटे बाद ठंड की ओर बढ़ने के आसार हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने की आशंका है। जी हाँ, IMD की तरफ से सबसे अहम पूर्वानुमान कोहरे को लेकर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर के एक बयान दिया था। मंत्री जी के इस बयान को लेकर के बिहार में राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। जहां इन सब के बीच बीजेपी के फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शिक्षा मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि यह शिक्षा नहीं बल्कि अशिक्षा मंत्री है। भगवान राम के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से इनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच खाने का तेल पहले से सस्ता हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण मलेशिया के बाजार में गिरावट जारी है, जहां वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति अच्छी होने से भी आयातित तेल की कीमतें सस्ती पड़ रही है। इस गिरावट के कारण दिल्ली के तेल तिलहन बाजार भी प्रभावित हुए हैं, जहां देश में बड़ी मात्रा में खाने के तेल आयात किए गए हैं, जिसमें पाम, सोयाबीन, रिफाइंड और मूंगफली जैसे तेल शामिल है। इसके अलावा देश के सरसों का स्टॉक भी अधिक है। ऐसे में बाजार में उपलब्ध तेल की कीमत पहले से कम हुई है। सोयाबीन से लेकर के पाम तेल के प्राइस में बदलाव हुआ है। जब पीटीआई भाषा के सूत्रों के मुताबिक देश में विदेश से करीब 60% तेल आयात किया जा रहा है। देश में 2021 में नवंबर तक खाद्य तेलों का आयात लगभग 1 करोड़ 31 लाख टन था, जो नवंबर 2022 तक बढ़कर के लगभग 1 करोड़ 40 लाख टन तक हो गया है। वहीं दूसरी ओर भारत में तेल और फिर तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में आयात बढ़ सकता है, क्योंकि इसके दाम में गिरावट जारी है। वहीं घरेलू स्तर पर तेल और फिर तिलहन के स्टॉक भरपूर मात्रा में होने की संभावना है। हालांकि इसके बावजूद भी देश में तेल और तिलहन के दाम में कोई भी कमी नहीं आई है। खाद्य तेलों में कमी होने और फिर तेल तिलहन का स्टॉक भरपूर होने के बावजूद भी लोगों को इस तेल के दाम में कमी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब ग्राहकों को अभी भी इन तेलों के खुदरा खरीद पर पहले जितना ही दाम चुकाने पड़ रहे हैं। जब सरकार ने कई मौके पर एडिबल ऑयल कंपनियों को सस्ते खाने के तेल के दामों का फ़ायदा आम लोगों को देने को कहा है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर जिले में भूमि अधिग्रहण मुआवजे का विरोध कर रहे किसानों का एक समूह बुधवार सुबह हिंसक हो गया। इसके बाद गुस्साए भीड़ ने नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक किसानों ने पुलिस और फिर पावर प्लांट पर पथराव किया। साथ ही उग्र भीड़ ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और फिर एक गाड़ी में आग लगा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने यातायात बाधित करने के लिए SGVM संयंत्र के मुख्य द्वार पर टायरों में आग लगा दी। वहीं पुलिस ने हवा में फायरिंग करके स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने अपना विरोध जारी रखा। फिलहाल घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कहा जा रहा है कि किसानों ने कथित रूप से ईंटों से हमला किया था, जिससे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं किसानों ने दावा किया है कि मंगलवार को वे राज्य के यानी कि बिहार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों द्वारा अधिग्रहित की जा रही कृषि भूमि के मौजूदा मूल्यों कीमत की मांग करते हुए संयंत्र के बंद मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। यह तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव में मंगलवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल ने कथित तौर पर कुछ किसानों के घरों को तोड़ दिया और फिर उन्हें डंडों और फिर जूतों से पीटा। दोस्तों बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, मगही, सुरजापुरी और कुर्मलिथार बोलने वालों के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार बिहार में हिंदी के बाद भोजपुरी बोलने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या है। बिहार की दूसरी राज्य भाषा उर्दू की तुलना में भोजपुरी बोलने वाले तो कई गुना अधिक है। इसी प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की मैथिली भाषाओं की भी 2 गुना संख्या भोजपुरी बोलने वाले की है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में हिंदी बोलने वालों की संख्या 8 करोड़ 6 लाख से अधिक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भोजपुरी बोलने वालों की है। बिहार में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ 58 लाख से अधिक है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो फिर देश में 5 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं। यह उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड के भी शहरी और फिर ग्रामीण इलाकों में भोजपुरी बोलने वाले पाए गए हैं। भाषाई गणना में लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर शहरी क्षेत्र में 10 लोग भोजपुरी बोलने वाले पाए जाते हैं। बिहार की 8वीं अनुसूचित में शामिल मैथिली बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख है, जब बिहार के हर जिले में मैथिली बोलने वाले हैं। जब बिहार की दूसरी राज्य भाषा उर्दू बोलने वालों की संख्या 87 लाख 70 हज़ार है। देश में उर्दू बोलने वालों की संख्या भोजपुरी बोलने वालों के करीब है। इसके अलावा बिहार में मगही बोलने वालों की संख्या मैथिली से कम और उर्दू बोलने वालों से अधिक है। बिहार में मगही बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख है। ये भाषा भी पूरे देश के सभी राज्यों में बोली जाती है। राज्य की यानी कि बिहार की अन्य बोले जाने वाली भाषाओं में सुरजापुरी है। इसके बोलने वालों की संख्या 18,57,000 है। जब सुरजापुरी बिहार के 23 जिलों में बोली जाती है। ये भाषा सबसे अधिक किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में बोली जाती है। इसके अलावा बिहार की अधिकांश लोगों को
कुर्मलीथर भाषा के बारे में जानकारी नहीं है। जब बिहार में कुर्मलीथर बोलने वाले 103 लोग हैं, जहाँ इस भाषा को किशनगंज में 29 लोग, कटिहार में 70 लोग और भागलपुर में मात्र 4 लोग बोलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, बीते दिन चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा था। वहीं गुरुवार को भी शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। अब विवादित बयान को लेकर के शिक्षा मंत्री ने पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिक्षा मंत्री पर आईपीसी की धारा 151A, 295, 298, 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। हिंदू ग्रंथों पर विवादित बयान पर की गई शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने दर्ज कराई है। रामचरितमानस ग्रंथ पर विवादित टिप्पणी देकर की राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बुरी तरीके से फंसे हैं। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है या सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर के वार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शहरी निकायों में स्थित वर्ल्ड हेरिटेज साइट और धार्मिक स्थानों पर किसी तरह के विज्ञापन के प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, जिला वन निकाय, ऐतिहासिक स्मारक, शमशान, कब्रिस्तान, खंडहर और लुप्त प्राय क्षेत्रीय इकोसिस्टम के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में भी विज्ञापन का प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। जहां बिहार में लागू बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 में इसका प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति इन जगहों पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के मुताबिक यदि किसी एजेंसी ने पूर्व अनुमति के बिना या अनुमोदित विज्ञापन नहीं लगाया तो फिर उसे हटाने का प्रावधान नगर निकाय के पास होगा। ऐसे मामलों में विज्ञापन के उच्चतम मूल्य के शुल्क की 200% के बराबर राशि का जुर्माना वसूला जाएगा। किसी दुकान या फिर प्रतिष्ठान के द्वारा यदि अपने भवन से बड़ा या फिर दूसरे ब्रांड का विज्ञापन लगाने पर भी इतना ही जुर्म लगेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खरमाश बात महागठबंधन सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर के राजद और कांग्रेस में सरगर्मी बढ़ गई है। ज्यों-ज्यों खरमाश खत्म होने के दिन करीब आता जा रहा है, राजनीति भी तेज होने लगी है। जब मंत्री पद को लेकर के आरजेडी और फिर कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सामाजिक समीकरण की दुहाई दी जा रही है। इसको लेकर के जातिगत गोलबंदी भी तेज हो गई है। राजद में 2 स्वर्ण मंत्रियों के हटने के कारण स्वर्ण विधायकों में मंत्री पद की ललक बढ़ी है। जब वहीं कांग्रेस को यदि 2 मंत्री पद और मिले तो फिर एक स्वर्ण और दूसरा पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा को मौका मिल सकता है। जब कांग्रेस के बिहार विधानसभा में 19 सदस्य हैं, जबकि विधान परिषद में 4 सदस्य हैं। वर्तमान में महागठबंधन में कांग्रेस के 2 मंत्री सरकार में शामिल है। जब कांग्रेस की कोशिश है कि सरकार में उसके 2 और मंत्री शामिल किए जाएं। जब पार्टी की ओर से एक अनुसूचित जाति और एक अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य वर्तमान में सरकार में शामिल है। जहाँ अब कोशिश हो रही है कि एक स्वर्ण और एक ओबीसी को सरकार में शामिल किया जाए। स्वर्ण कोटे से जिन नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, उनमें कुछ का संबंध सारण क्षेत्र से है तो फिर कुछ का अंग प्रदेश से है। मिथिलांचल भी रेस में है। इसी प्रकार ओबीसी कोटे के तहत उत्तर बिहार के एक नेता की चर्चा सबसे अधिक है। जानकारों का कहना है कि अगर कैबिनेट में एक ही व्यक्ति को शामिल करने की नौबत आई तो फिर वह कोटा ओबीसी के खाते में जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे शिक्षकों की सैलरी और फिर दूसरे मदों पर जरूरी खर्च के लिए केंद्र से दूसरी किस्त मांगने जा रहा है। विभाग के वित्त विशेषज्ञों के मुताबिक लगभग 3000 करोड़ की राशि मांगी जा सकती है। दरअसल खर्च की गणना 19 जनवरी तक की जानी है, इसलिए मांगे जाने वाली प्रस्तावित राशि के बारे में सही आकलन अभी बाकी है। जब 20 जनवरी को केंद्र के समक्ष इस राशि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी के साथ साथ देश के तमाम हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री अपने बयान के लिए माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ साथ बीजेपी लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के मंत्री को ना तो रामचरितमानस की समझ है और न ही हिंदू धर्म की कोई जानकारी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री हिंदुओं की सहनशीलता को उनकी कमजोरी ना समझे।
उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसी बात कही होती तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक उन्हें बर्खास्त कर चुके होते। यहाँ संजय जायसवाल ने कहा है कि मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर के जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे ज़्यादा शर्मनाक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती है। चंद्रशेखर को ना रामचरितमानस की समझ है और ना ही हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी है। जिस दोहे को वे पढ़ रहे हैं उस दोहे का अर्थ भी उन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री जिस रामायण पर सवाल उठा रहे हैं उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि सऊदी अरब की सरकार ने देश की नागरिकता को लेकर के बड़ा बदलाव किया है। हालांकि ये बदलाव किसी की नागरिकता लेने की नहीं बल्कि देने के लिए किया गया है। नए नियमों के अनुसार सऊदी में जन्मी सभी महिलाओं के बच्चे अब नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बच्चों की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और नागरिकता प्राप्त करने के लिए सभी मापदंडों को पूरा करना चाहिए। ये खबर भारत के NRI की है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सऊदी अरब में बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय रहते हैं जिन्होंने सऊदी मुल्क की महिलाओं से शादी की है। जहां सऊदी राजपत्र अखबार के अनुसार प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब राष्ट्रीयता प्रणाली के अनुच्छेद 8 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट में सऊदी के बदलाव के बाद एक व्यक्ति को जो सऊदी अरब में पैदा हुआ और उसके पिता एक विदेशी नागरिक है लेकिन उसकी मां सऊदी मुल्क की है तो फिर वह व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। हालांकि नागरिकता प्राप्त करने से पहले कई शर्तों को पूरा करना बेहद महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता के लिए आवेदन कर रहा है उसे अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई लंबित तो नहीं है या फिर उसने कभी भी 6 महीने से अधिक की जेल में सेवा नहीं दी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि शरद यादव कभी किंग मेकर नहीं बने लेकिन बिहार के संदर्भ में देखें तो फिर वे किंग मेकर की भूमिका में कई बार रहे। 1990 के बाद से कुछ साल पहले तक उन्होंने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया। बिहार में 33 सालों से जो सामाजिक न्याय या फिर न्याय के साथ विकास के नारा पर सरकारें चलती रही है उसके केंद्र में शरद यादव भी रहे हैं। 1990 में जनता दल की सरकार के गठन की बारी आई तो फिर शरद ने लालू प्रसाद का साथ दिया। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनी तो फिर वे नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। हालांकि बारी बारी से उनका लालू और फिर नीतीश दोनों के साथ बिगाड़ भी हुआ, दोनों से संबंध भी बिगड़े और बने। ये संयोग है कि शुक्रवार के दिन शरद यादव ने आखिरी सांस ली तो फिर लालू प्रसाद नीतीश कुमार एक साथ खड़े हैं। शरद का निधन राजद के सदस्य के रूप में ही हुआ है, यानी कि उनकी राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ और अंत एक ही धारा सामाजिक न्याय की धारा में हुआ है। जब बिहार के कम उम्र के लोगों को बताना पड़ता था कि शरद यादव बिहार के मूल निवासी नहीं हैं। जी हाँ, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र मधेपुरा में मकान बना लिया था। स्थानीय मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज था। वह मधेपुरा से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे, 3 बार राज्यसभा भेजे गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी भागीदारी बिहार के संसद के रूप में दर्ज की गई है। जब उनकी पुत्री सुहासिनी 2020 में बिहार से कांग्रेस टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ी, हार गई। शरद पिछली बार अपने पुत्र शांतनु बुदेला के साथ पटना आए थे। उस यात्रा में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उनके पुत्र भी साथ थे। दोस्तों बात करते हैं कि अन्नदाता की फसलों पर बीते साल से हर मौसम में प्राकृतिक प्रकोप से 20% से अधिक की क्षति हो रही है। जब पहले से ही फसलों में कीड़ा का प्रकोप है, किसानों को फसलों में पाला लगने का डर सता रहा है। कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार कोहरे छाए रहने और फिर कोहरे के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। जब सुबह फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ की तरह जमी दिखाई दी। फसलों पर कोहरे की चादर देख करके किसान पाले की आशंका जता रहे हैं। मौसम विभाग ने पाला लगने की आशंका जता करके कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया है कि कश्मीर की पहाड़ियों में हो रही बर्फबारी के चलते मध्य भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर बिहार के विभिन्न जिलों में भी पड़ने वाला है। जिले में तापमान भी कम होने की संभावना जताई गई है, जिससे पाला की आशंका बनी हुई है। अगर तापमान 5 डिग्री से कम होता है तो फिर पाला लगने की संभावना अधिक हो जाएगी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया है कि अगर कोहरे का सिस्टम इसी तरीके से जारी रहा तो फिर आलू, फूल गोभी, बंदा गोभी, लहसुन सहित अन्य सब्जियों की फसलों में
पाला लगने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि अब तक फसलों में पाला नहीं पड़ा है, लेकिन कोहरे का सितम जारी रहा तो फिर निश्चित ही सब्जियों की फसल पाले की चपेट में आ सकती है। उन्होंने बताया है कि सब्जियों एवं अन्य फसलों को पाला से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर दवा का छिड़काव करें, जिससे कि अपने सब्जियों की फसल को पाला से कुछ हद तक बचा जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि पहले पूर्व मंत्री कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, फिर आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल, अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह विजय मंडल द्वारा समाधान यात्रा पर सवाल खड़ा किया था। ताजा मामले में शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में आम लोगों की समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि सीएम नीतीश कुमार कुछ खास स्थानों पर जाते हैं जहां कार्यक्रम पहले से तय होता है। जब कुछ ही समय में चुनाव आने वाले हैं, या सीएम नीतीश कुमार को आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर जोर देना चाहिए। सीएम को अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आम लोगों का काम सरकारी कार्यालयों में आसानी से हो। दोस्तों बात करते हैं कि मधेपुरा में एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़के की शादी 2 बच्चे की मां से रचाई गई। यह शादी बहुत ही अनोखी है। यह शादी से पहले तो नाबालिग लड़के को पूरे गांव में जानवर की तरह बांस के खंभों में टांग करके नंगा घुमाया, फिर उसी महिला से उसकी शादी करा दी गई। इस मामले में प्रशासन तक को भी इसकी भनक नहीं लगी। वहीं अब इससे जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से चर्चाओं का विषय गर्म है। जी हां, खबर मधेपुरा से है, जहां मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड के अंतर्गत रसलपुर धुरिया पंचायत के श्याम टोला में नाबालिग लड़के ने 2 बच्चे की 30 वर्षीय मां से शादी रचा ली। हालांकि ये सुनकर के अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन ये घटना 100% सच है। पुराने थाना क्षेत्र के मकदमपुर पंचायत के कहर टोली निवासी नाबालिग लड़का का 3 वर्षों से चौसा प्रखंड के रसलपुर पंचायत की 30 वर्षीय महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पहले लड़के को नंगा घुमाया, फिर शादी करा ली गई। महिला के घर से स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ करके लड़का को जानवर की तरह खूंटे में टांग करके पूरे गांव में पहले नंगा घुमाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि लड़का के साथ मारपीट भी किया गया है। वहीं मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों और फिर सरपंच के बीच नाबालिग लड़के महिला से पूछताछ की है। जब पंचू प्रबुद्ध जनों के बीच पंचनामा बनाकर के मंदिर परिसर में स्थानीय ग्रामीणों के बीच नाबालिग लड़के ने 2 बच्चों की मां के मांग में सिंदूर भर दिया। बताया जा रहा है कि इस प्रेम विवाह में लड़का नाबालिग है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।